नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनबीएफसीज को लिहाज से बात करेंगे। जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें इसमें एनबीएफसी के बारे में क्या किया गया है। इसकी जो बैंकिंग रिपोर्ट होती है उसका ट्रेंड इन प्रोग्रेस नाम है। तो फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए, और इससे थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे हम इसमें। तो बेसिकली इसमें कहा क्या गया है, सारी बातें जो हैं इसकी हाईलाइट्स क्या रही हैं। हाईलाइट्स जैसे कि नॉन बैंकिंग फर्म्स ने जो है कि 12% का ग्रोथ रजिस्टर किया है, हम इस पर भी बात करेंगे। डेटा जो है उनकी बैलेंस शीट पर, हम उस पर बात करेंगे। किस तरीके से कोविड में इसको इंजन फॉर रिवाइवल के तौर पे देखा जा रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो नॉन बैंकिंग फर्म्स पे एक आकलन जो है इसका देखा जाना चाहिए, और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर 19 से भी हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे ताकि एक बेहतर परस्पेक्टिव हमें मिल सके। और इसके बाद एसेट क्वालिटी पे हम बात करेंगे इसका आरबीआई की तरफ से, कि आरबीआई का इस पे स्पष्ट रूप से क्या कहना है। तो इन सारी बातों को मैंने इस एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, खास करके एनबीएफसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो चला है। और चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो ग्रोथ का जो मोमेंटम है, तो एक तरीके से ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है, आरबीआई का ऐसा कहना है, और थोड़ा बहुत ये सही भी है कि जो फाइनेंशियल कंपनीज में है कि ग्रोथ इनमें थोड़ा सा रिटर्न होने लगी है। एनबीएफसीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जो बैलेंस शीट है जो आपकी एनबीएफसीज की, जो इसमें बैलेंस शीट में जो इसमें कहा गया है कि ये करीब करीब 12.1%, यानी कि 12.1% जो है ये एक्सपैंड कर गया है, या ये क्या करते हैं, इससे बढ़ गया है। तो जो अगर हम ईयर ऑन ईयर लें इसका, सितंबर तक के महीने में डेटा इसका अभी आया है, तो सितंबर तक के आंकड़े दिए गए हैं दिसंबर के रिपोर्ट में। तो उन्होंने ये कहा गया है कि अगर ईयर ऑन ईयर करें, अगर सितंबर 2019 से कंपेयर करें, तो उसमें जो था 8.9% के करीब था फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर। तो ये जो सारी बातें हुई हैं, जो इसमें जितना किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, खास करके कोविड पैंडेमिक के लिहाज से, तो उसमें जो है ये, और इसमें जो अगर ये देखा जाए तो ये 2019 में जो है उन्होंने 20.6% का जो ग्रोथ रजिस्टर किया था उससे पहले वाले साल में। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये फिगर्स जो हैं, ये आरबीआई की तरफ से दी गई हैं। और इसमें जो है कि फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर जो है एक सिग्निफिकेंट, एक थोड़ा सा एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक मॉडरेशन देखा गया है एनबीएफसी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के, जो आपका एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं, इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं इसमें जो है कि जो इनकी डबल डिजिट की जो बैलेंस शीट की जो इनकी ग्रोथ थी पिछले 3 सालों के अंदर, उसमें एक थोड़ा सा मॉडरेशन देखा गया है, या उसमें एक बहुत हल्की सी तब्दीली देखी गई है, यानी कि थोड़ा सा डाउनस्लाइड भी इसमें विटनेस किया गया है, ऐसा कहना है आरबीआई रिपोर्ट का। जो ट्रेंड इन प्रोग्रेस है बैंकिंग इन इंडिया के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर ये कहना है। तो इसके बाद ये रिपोर्ट, जाहिर से मैंने कई बार कहा है कि एनुअली पब्लिश की जाती है। तो जो चैलेंज है आपका मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए, वो क्या क्या है, खास करके कोविड के, अगर हम कोविड की वजह से देखें, जो पेंडेमिक से स्टक बाय पेंडेमिक कहा जा रहा है उसे, तो इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें इसके फैक्टर्स क्या रहे हैं। तो उन फैक्टर्स पर अगर हम बात करें, तो जैसे सबसे स्पष्ट फैक्टर जो रहा, जो बहुत हाईलाइट हुआ, जो बहुत स्पष्टता से, जो एक तरीके से जिसको कहते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं थी, कि वीक डिमांड जो थी वो इसमें विटनेस की गई, और उस पे जो कंपाउंड किया गया, या उस पे जो उसमें एक तरीके से, और उसके उसके जो वीक डिमांड के जो इम्पैक्ट था उसको और ज़्यादा उसने मैग्नीफाई के एक तरीके से कर दिया। जिसमें जो रिस्क एवर्जन, यानी कि जो रिस्क एवर्जन, जो रिस्क एंटरप्रेन्योर के बारे में कहा जाता है, जो रिस्क लेने पसंद करते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो रिस्क एवर्जन पे चले गए सारे कॉर्पोरेट्स जो थे, अधिकांश कॉर्पोरेट्स। तो इसमें इससे हुआ क्या कि लिक्विडिटी स्ट्रेस हो गया, और जो आप आजकल देख रहे हैं, 7 तारीख को एक आरबीआई की तरफ से एक और पॉलिसी आने वाली है, उसको ट्विस्ट 10,000 का ऐसा कुछ कहा जा रहा है, मैं उस पर भी रिपोर्ट बनाऊंगा। लेकिन जो लिक्विडिटी स्ट्रेस जो महसूस किया गया पिछले महीनों की हम बात कर रहे हैं अभी, इसलिए इस तरलता इन्होंने मार्केट में इंश्योर की है। तो ये जो फैक्टर था, अगर आप देखें तो वीक डिमांड जो थी, ये कंपाउंड, इसने जो कंपाउंड किया वो रिस्क एवर्जन को कंपाउंड किया, जिसमें क्या हो गया कि लिक्विडिटी यानी तरलता जो थी उस पर एक स्ट्रेस आ गया। जिससे हुआ क्या कि जो राइजिंग एक तरीके से बढ़ गई, जो बोरोइंग कॉस्ट थी वो बढ़ गई। और खास तौर पे ये जो सब मैं पिछले 3 सालों की बात कर रहा हूँ, उसमें जब आईएलएनएफएस का जो एक तरीके से, एक तरीके का स्कैम कह लीजिए उसे, या एक तरीके की जो हाईलाइट हुई थी उस वक्त, तो आईएलएनएफएस एक तरीके से जिस तरीके से बैठ गया था, तो उसका जो उसने जो डिफॉल्ट किया था रादर, तो उसके डिफॉल्ट की वजह से ये सारा प्रेसिपिटेट हुआ था कैटलिस्ट को। उससे पहले इकोनॉमी के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन कोई स्पष्टता से नहीं कहा जा रहा था। लेकिन जब आईएलएनएफएस जब बैठ गया या डिफॉल्ट कर गया, उसके बाद से चीजें जो है वो परत जो है वो खुल करके सामने आ गई।
इसलिए सारी चीजें साफ साफ दिखने लगी। और इसके बाद जो इसने क्या किया कि एक तरीके से एसेट ग्रोथ जो होनी थी फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर, उसमें एक डी एक्सेलरेशन आ गया या उसमें गिरावट दर्ज की गई। तो ये इसका एक लबोलबाब, इसका एक शॉर्ट तरीके से इसका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है। यानी कि जो वीक डिमांड थी वो कंपाउंड करके रिस्क एवर्जन की तरफ, रिस्क एवर्जन से हुआ क्या कि तरलता पे जो है, लिक्विडिटी पे जो है वो स्ट्रेस आया। उस स्ट्रेस को आने से जो बोरिंग कॉस्ट थी, जो कर्ज लेने की जो वो थी, वो थोड़ी सी बढ़ गई। और खास करके जब IL&FS का जो ये क्राइसिस आया था, जो डिफॉल्ट कर गए थे वो लोग, उसके बाद जो था उसने सब्सटेंशियल एक तरीके से डी एक्सेलरेशन एसेट ग्रोथ के अंदर दिखाया था। ऐसा फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर ये विटनेस किया गया स्पष्टता से। इसके बाद जो है कि इसका जो इम्पैक्ट हुआ, जो इसका असर हुआ, वो पर्टिकुलरली जो था एक तरीके से नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंस फर्म्स के अंदर था। ऐसा RBI का कहना है कि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस फाइनेंस फर्म्स था, इस पे जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा सीवियर देखा गया या बहुत ज्यादा देखा गया उस पर। और जो अगर हम इसको दूसरी तरफ बात करें, जो डिपॉजिट्स लेने वाली NBFCs थी, उन्होंने एक तरीके से जो ये तूफान उठा था, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस का तूफान उठा था, इसको एक तरीके से वेदर्ड अभी कर लिया टाइम बीइंग के लिए। और ये जो था एक हेल्दी स्पेस में चले गए, इसीलिए वो जो 12.1% की ग्रोथ हमने शुरुआत में जिक्र की थी उसमें देखा गया। यानी कि इसको भी आप दो हिस्सों में बांट दीजिए। तो जो NBFCs का था नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो सिस्टमैटिक फाइनेंस फर्म्स थी, उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो NBFCs जो डिपॉजिट टेकिंग थी, उन्होंने किसी तरीके से हालत को स्थिर रखा, संभाला, और ओवरऑल जो दोनों का एग्रीगेट निकला वो 12.1 के रिजल्ट पे, ग्रोथ पे निकला है। तो इसके बाद अगर हम पेंडेमिक की बात करें, तो जिस तरीके से उसके बाद लिक्विडिटी को मेंटेन करने का एक चैलेंज था, NBFCs ने क्या किया, उसके बाद अपने कैश और बैंक बैलेंसेस को बढ़ा दिया, एक तरीके से सिग्निफिकेंट उसमें जंप लिया। और इसके बाद जो एसेट क्वालिटी थी जो NBFC सेक्टर की थी, लेकिन वो जो थी ओवरऑल जो थी वो डिटोरिएट कर गई या कम हो गई। और स्लिपेज जो थी उसमें बिल्कुल साफ तौर पे देखा गया, जो स्लिपेजेस थी वो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर विटनेस की गई, ऐसा RBI की रिपोर्ट का कहना है। तो लेकिन जो ये अगर हम एफर्ट्स की बात करें, इसमें क्या कहना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो जो क्लीन अप बैलेंस शीट्स का जो NBFC की तरफ से था, उन्होंने जो इसका रास्ता निकाला वो ये निकाला कि इन्होंने रिटर्न ऑफ कर दिया, या रिकवरी रेशियोज को इन्होंने इनके इसमें स्पष्टता से दिखाई देने लगा। तो इनको राइट ऑफ पे ये चले गए और रिकवरी रेशियोज को दे, तो एक तरीके से इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा सा दुरुस्त किया। तो अब RBI ने इसके बाद जो किया है, जो एनालिसिस अगर हम एसेट क्वालिटी का कर चुके हैं, जो RBI की तरफ से अगर हम कहें, जो स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट बैंक्स था, या एक तरीके से SFC SSBs के बारे में अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से ये सारी जो चीजें चली हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स था, SFBs को हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो RBI ने जो अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि किस तरीके जो कंपेंसेशन प्रैक्टिसेस है बैंक की, जो ये दी जाती हैं, तो इंसेंटिव लेने के लिए, जो इनकरेज करने के लिए या रिवॉर्ड करने के लिए रिस्क टेकर्स को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए, तो उसमें जो क्या कहते हैं कि इन्होंने एक तरीके से उसे पूरा मूल्यांकन नहीं किया या उसको अप्रोप्रिएट जगह नहीं दी, जो लॉन्ग टर्म रिस्क थे। तो जिसने क्या किया कि जो इनके शेयर होल्डर्स थे, उनके जो स्टेक्स थे, उसको इसने संकट में डाला। तो ये इसका बिल्कुल साफ तौर पे कहना है RBI रिपोर्ट का। तो जिसने क्या किया, जिसका जो ओवरऑल अगर आप इंपैक्ट निकालें, तो इन सारी बातों का अगर लबोलबाब ये निकला कि उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक आघात पहुंचा, उसको एक आघात पहुंचा, जो हम देख भी रहे हैं अभी। तो इसके बाद जो RBI का आगे कहना है कि जो सेम मार्केट प्लेस पे अगर हम कंपेंसेशन लेवल्स की बात करें, जो स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात उठाई है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो उसमें मीडियन वेरिएबल पे की इन्होंने बात की है यहाँ पर। तो मीडियन वेरिएबल पे का जो CEOs थे प्राइवेट बैंक्स के, और जो SFBs के यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थे, ये 50% करीब लेस था उनके टोटल कंपेंसेशन का। तो ये जो एक तरीके से जो डिफरेंशियल आया है इनके पेमेंट्स के अंदर, ये जो थी ये भी एक अस्थिर तौर पे देखे गए, यानी कहीं ज्यादा देखे गए, कहीं कम देखे गए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। तो मीडियन वेरिएबल पे ऑफ CEOs हैं, ये किस रिपोर्ट में आकलन हुआ है, तो आपका ये बैंकिंग RBI की जो ट्रेंड एंड प्रोग्रेस बैंकिंग रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट आई है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। तो इसमें भी तो देखा जाए कुल मिलाकर के कि जो NBFCs की जो हालत है, उसने ऑफिशियली आंकड़ों के हिसाब से भले ही उसने ग्रो किया है फर्स्ट हाफ के अंदर, यहाँ पर हम बात करें तो, लेकिन ये था कि इसका संकट अभी भी बरकरार है। और खास करके जो IL&FS ने जब डिफॉल्ट किया था, उसके बाद से संकट और गहरा गया है। तो जो अभी वेदर द स्टॉर्म्स की जो हम बात कर रहे हैं, जो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs की थी, उन्होंने थोड़ी बहुत स्थिति संभाल के रखी, लेकिन वो कब तक संभालेंगे, इस पर एक अनिश्चितता हमेशा से बनी हुई है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।